गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने फोर्थ यूनिट को स्टार्ट किया था। तो फोर्थ यूनिट में हमारे दो टॉपिक थे, जिसमें एक तो थी कि भंडारित फसलों के नाशक कीट, अर्थात ऐसे कीट जो भंडारित घरों में फसलें होती है, अनाज के दाने होते हैं, उनको खाकर किस प्रकार के नष्ट करते हैं। जैसे अगर अपन कहें गेहूं या दूसरे जो भी भंडारित अनाज है, मूंग दालें हैं, इनको खाकर नष्ट करने वाले कीटों के बारे में पढ़ा था। उसके सेकेंड जो टाइप्स है वो आज हम शुरू कर रहे हैं, वो है वनस्पतियों के नाशक कीट। अब जो ऐसे कीट होते हैं वह सामान्यतः अनेक प्रकार की फसलों को, पौधों को, वृक्षों को खाकर नष्ट करते हैं, और ये कीट इसके साथ ही घास को भी खाकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही के दिनों में आपने टिड्डी को पढ़ा होगा कि टिड्डी का हमला, तो टिड्डी जो होती है वो रियल में वनस्पतियों के नाशक कीट होती है। ये जो खड़ी फसलें होती है, जो खाद्यान्न फसलें होती है, उनको खाकर इतना नष्ट कर देती है कि वह फसल खाने लायक रहती ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है हाल ही के वर्षों में। तो आज हम वनस्पतियों के नाशक कीटों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला जो कीट है वो है अल्यूरोलोबस बैरोडेनेसिस। अब इसे हम सामान्यतः गन्ने की श्वेत मक्खी कहते हैं, गन्ना की श्वेत मक्खी कहते हैं। अर्थात यह एक मक्खी के आकार की सफेद रंग की कीट होता है जो सामान्यतः गन्ने की फसलों पर सबसे ज्यादा हमला करता है, लेकिन इसके साथ ही यह गेहूं या दूसरी जो खाद्यान्न फसलें हैं उनको भी खाता है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ये कॉमनली उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है जहां गन्ने की फसल होती है। ये गन्ने के पत्तियों के कोसी के रस को इतना चूस लेता है कि उसमें फिर आगे गन्ने में जो रस होता है वो बहुत कम हो जाता है, अर्थात ऐसा गन्ना खाने लायक नहीं होता। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये जितने भी कीट हैं यह संघ ऑर्थोपोडा के होते हैं। तो हमारा कॉमन संघ चल रहा है, संघ क्या है? ऑर्थोपोडा। इसके बाद हम जानते हैं वर्ग, तो वर्ग हमने कॉमन रखा है अभी तक, इंसेक्टा। अब देखिए यहां पर गण चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले जितने भी गण पढ़े थे उसमें कोलियोपटेरा या हमने लेपिडोपटेरा पढ़ा था। यहाँ पर जो गण है वो है हेमीपटेरा। तो यहाँ पर सबसे पहला कौन सा गण शुरू हो रहा है? वो है हेमीपटेरा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? वंश। तो वंश क्या है? अल्यूरोलोबस। और इसके साथ में हमने वंश के साथ में जाति भी रखी है, और जाति है बैरोडेंसिस। तो कहने का मतलब क्या है? संघ ऑर्थोपेडा, वर्ग इंसेक्टा, गण हेमीपटेरा, वंश अल्यूरोलोबस, जाति है बैरोडेंसिस। अब देखिए यह कीट को कॉमन भाषा में गन्ने की श्वेत मक्खी कहते हैं। हमारा प्रश्न आएगा इस प्रकार का कि गन्ने की फसलों को नष्ट करने वाले कीट के बारे में लिखिए। तो हमें पता है कि गन्ने को खाने कौन सा कीट खाता है, तो हम जानते हैं कि अल्यूरोलोबस बैरोडेंसिस इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इसके साथ ही यह कीट गन्ने के साथ में घास के मैदानों, गेहूं, जौ आदि की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए यह कीट पूरे विश्व में हर जगह पाया जाता है, और इस कीट की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? यह कीट अपने आप को किसी भी अनुकूल परिस्थिति में ढाल देता है, अर्थात जिस स्थान पे जाता है यह उसको अपने आप उस स्थान के अनुसार ढाल देता है। और यह कीट अगर भारत में मुख्य रूप से कहीं कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भारत में ये यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल और ओडिशा में, जिसको वर्तमान में उड़ीसा भी कहते हैं, ओडिशा में यह सबसे ज्यादा कीट पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में ये कीट सबसे ज्यादा पाया जाता है। और पंजाब और हरियाणा में तो ये कीट इतना नुकसान पहुंचाता है कि इसको कुख्यात नाशक कीट भी कहते हैं। किस प्रकार कोई डाकू या लुटेरे किसी स्थान पे हमला करते हैं तो कैसे उसको लूट लेते थे, पुराने जमाने की बात है, वैसे एक कीट जब पंजाब और हरियाणा में किसी फसल को आक्रमण करता है तो ये उतना उसको नुकसान पहुंचाता है
कि वो फसल फिर खाने लायक बिल्कुल मतलब खड़ी फसल रहती ही नहीं है उससे, अर्थात उससे कोई भी अन्न का दाना प्राप्त नहीं होता है। तो अब हम इस कीट का नामांकित चित्र बना लेते हैं, क्योंकि हमें अब इसमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे ही वर्गीकरण होगा उसके बाद हम इसका नामांकित चित्र बनाएंगे। अब देखिए हमने इस कीट का नामांकित बना दिया डायग्राम। अब इस कीट की क्या क्या विशेषताएं होती है हम इस डायग्राम से पढ़ लेते हैं कि ये जो वयस्क कीट होता है, सबसे पहले हम इसका जीवन चक्र पढ़ें। तो जीवन चक्र में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, वयस्क पढ़ते हैं। अब अगर वयस्क की बात करूं तो इस कीट की जो आकार होता है वो एक मक्खी के समान होता है। तो हमने मक्खी को देखा है कि मक्खी का आकार कैसा होता है, सूक्ष्म होता है। और यह कीट कुल 3 mm लंबा होता है। ध्यान रखना 3 mm लंबा मतलब क्या है, पंखों सहित किसी पंख को मिलाकर इस कीट की जो कुल लंबाई होती है, अर्थात इस पोर्शन से लेकर यहां तक इस कीट की कुल लंबाई 3 mm लंबी होती है। इसके जो पंख होते हैं वह हल्के पीले रंग के होते हैं और टूटने योग्य होता है, अर्थात ये आसानी से टूट भी जाते हैं। तो इसके पंख जो होते हैं वो क्या है, हल्के पीले रंग के। पंख कैसे हैं, हल्के पीले रंग के, और टूटने क्या है, योग्य होते हैं। और इनके सिर पर बिल्कुल दो काली डॉट नुमा आंखें पाई जाती है। मादा, ध्यान रखना, नर से लंबी और शरीर में भारी होती है। तो वयस्क की वापस क्या विशेषता है कि वयस्क सामान्यतः 3 mm लंबे और हल्के पीले रंग के होते हैं। इनके जो पंख सहित इनकी कुल लंबाई है वह 3 mm होती है। इनके जो पंख होते हैं वह टूटने योग्य होते हैं और मादा नर से लंबी और शरीर में भारी होती है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वह क्या आता है, अंडे। अब ध्यान रखना, मैं यहाँ लिखता रहता हूँ, आपको नीचे आपको पता लग जाएगा। यहाँ 1 मिनट इसकी निम्फ अवस्था को हटा देता हूँ मैं, ताकि आपको भी नॉलेज में रहे कि ध्यान रखना, मादा मैथुन क्रिया के शीघ्र पश्चात 16 से 70 क्रीम श्वेत रंग के अंडे देती है। तो अंडे की बात करें तो मादा मैथुन क्रिया के बाद 16 से 70 क्रीम रंग के मीन श्वेत रंग के शंकुआकार अंडे देती है। तो मादा 16 से 70 क्रीम रंग के शंकुआकार अंडे देती है। यह अंडे एक कतार में गन्ने की जो पत्ती होती है उसकी निचली सतह पर मध्य रेखा में दिए जाते हैं। अर्थात जो गन्ने के पौधे की जो पत्ती होती है उसकी निचली सतह, देखिए पत्ती की 2 सतह होती है, ऊपरी और निचली। तो निचली सतह के मध्य जो रस होते हैं, मध्य जो लाइन होती है, उसमें ये एक पंक्ति में क्या करती है, अंडे देती है। और प्रारंभ में ये अंडे क्रीम रंग के होते हैं, लेकिन कुछ घंटे बाद यह अंडे गहरे काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ध्यान रखना, मादा क्या कर रही है, मैथुन क्रिया के बाद जो गन्ने के पौधे की जो पत्ती है उसके निचले सिरे पर जो मध्य रस है, मध्य जो लाइन है, उसमें क्या करेगी, अंडे देगी। प्रारंभ में ये अंडे कैसे होंगे, क्रीम रंग के, लेकिन कुछ समय बाद ये गहरे रंग के हो जाते हैं। अब इस कीट की पहचान के लिए जो खेत वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, समय समय पर इनकी पत्तियों की जांच करते रहते हैं। अर्थात जहां भी हमको दिखता है, जो पौधों की देखभाल कर रहे हैं, अगर ये अंडों की परत दिखती है, ऐसे पौधों को वो तोड़ के नष्ट कर देते हैं ताकि ये कीट ज्यादा ना फैले। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो अब अंडे से, ध्यान रखना, अब अंडे से कुछ समय बाद निम्फ बाहर निकलते हैं। निम्फ क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। अब हम पढ़ते हैं निम्फ। पॉइंट ध्यान रखना, निम्फ बाहर निकलते हैं। अब ध्यान, अंडे देने के 8 से 10 दिन पश्चात इनका स्फुटन होता है। 8 से 10 दिन पश्चात इनका स्फुटन होता है और श्वेत पीले रंग के
पीले रंग के तथा 0.3 mm आकार के निम्फ बाहर निकलते हैं। तो ये इसकी विशेषता है कि 0.3 mm आकार के निम्फ है वो बाहर निकलते हैं। अब ये निम्फ अपने छेदन युक्त मुखांगों की सहायता से पत्ती का कोशिका रस होते हैं उसको क्या है चूसते हैं। तो निम्फ छेदन युक्त मुखांग की सहायता से पत्ती का कोशिकीय रस चूसते हैं। और तब तक चूसते हैं जब तक वो पत्ती या तो बिल्कुल ही उसमें कोशिकीय रस है वो क्या हो जाता है, समाप्त ना हो जाए। और जब एक पत्ती में रस समाप्त हो जाता है तो ये दूसरे पत्ती की तलाश करते रहते हैं। और इस दौरान यह निम्फ लगभग 4 बार निर्मोचन करते हैं और यह अवस्था 25 से 30 दिन की होती है। तो यह अवस्था 25 से 30 दिन की और 4 बार निर्मोचन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, 4 बार अपना निर्मोचन करते हैं। और उसके पश्चात यह प्यूपा अवस्था में, हम प्यूपा अवस्था पहले पढ़ चुके हैं कि निम्फ इसके बाद किस अवस्था में चला जाएगा, प्यूपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो निम्फ है वो क्या करेगा, कोशिकीय रस चूसता रहेगा और कोशिकीय रस चूसते चूसते क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, प्यूपा में परिवर्तित हो जाएगा और बार बार क्या करेगा, अपना 4 बार अपना क्या करेगा, निर्मोचन करता है। प्यूपा अवस्था 8 से 10 दिन की होती है। तो यह अवस्था 8 से 10 दिन की होती है। इसके पश्चात यह वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। और एक वयस्क का जीवन काल कहें तो लगभग 2 दिन का होता है। तो एक वयस्क का जीवन काल कितना होता है, तो ध्यान रखना केवल 2 दिन का। और एक साल में इनकी 9 पीढ़ियां आती है। और ध्यान रखना यह मार्च महीने में कीट पुराने गन्ने के पादप से नए गन्ने के पादप पर स्थानांतरित हो जाता है। तो ये हमने इसकी वयस्क, निम्फ और प्यूपा पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सती या नुकसान, कि ये फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। अब देखिए सती या नुकसान में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो निम्फ होते हैं वह अपने छेदन युक्त मुखांग से गन्ने की पत्ती का कोशिकीय रस है वह चूस लेते हैं। तो निम्फ अपने मुखांग की सहायता से पत्ती का कोशिकीय रस चूस लेते हैं। और अगर मैं कहूं कि ये सबसे ज्यादा फसल को कब नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह जुलाई से नवंबर महीने तक फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इस कंडीशन में पौधा होता है वह हल्के पीले रंग का दिखाई देता है और पत्तियों के शीर्ष होते हैं वह बंद हो जाते हैं और गन्ने की शर्करा की मात्रा क्या हो जाती है, वह कम हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पत्तियों का रंग, जो पत्तियां है वह सामान्यतः पीले रंग की दिखाई देती है, उनका शीर्ष बंद हो जाता है और गन्ने में शर्करा की मात्रा कम हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें अगर बात करें
तो फसल को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं वनस्पति को, वह कौन पहुंचाते हैं? निम्फ, क्योंकि ये अपने मुखांक की सहायता से उस पत्ती का पूरा कोशिकीय रस चूस लेते हैं और जुलाई से नवंबर महीने में सबसे ज्यादा हमला करते हैं और पत्तियों का रंग पीला हो जाता है, उसके शीर्ष बंद हो जाते हैं। इस कारण गन्ने में शर्करा की मात्रा कम होती है। अब आता है इन कीटों को नष्ट कैसे किया जाए। सबसे पहले इन कीटों को नष्ट करने का क्या मतलब है कि जहां भी इनको बोया जाता है तो ध्यान रखना, ये अप्रैल महीने में क्या होते हैं नियंत्रण के तरीके। नियंत्रण के तरीके, अब देखिए नियंत्रण के तरीके में सबसे पहला क्या है कि ये अप्रैल महीने में पुराने पौधों से नए पौधों में स्थानांतरित होते हैं। तो सबसे पहले पुराने जितने भी पौधे हैं उनको क्या है, तोड़कर हटाकर जला देना चाहिए। अगर पुराने पौधों को आपने तोड़कर हटाकर जला दिया, कहने का मतलब क्या है, पुराने पौधों को तोड़कर एवं जलाकर इन निम्फ को या इनके निम्फ होते हैं उनको मारा जा सकता है। दूसरा जो तरीका है वह है कि जब गन्ना बोया जाता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। यह सबसे बड़ी विशेषता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा है संतुलित होने चाहिए। और ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो संक्रमित पौधे हैं, जो पौधे संक्रमित हो गए हैं, उनको जैसे ही देखा, जैसे आपको पत्ती को आप देख रहे हैं पत्ती पीले रंग की हो रही है या पत्ती के निचले सिरे पर अंडों की परत है, अब ऐसे पौधों को उसी समय तोड़कर उनको जलाकर नष्ट कर दो ताकि ये कीट के जो निम्फ है वह आगे बढ़ ना पाए और ये जो फसल है उसको कम से कम नुकसान पहुंचाए। अच्छा, ऐसे जो फसल जो संक्रमित हो गई है उसको तोड़कर तुरंत जला दीजिए, जिससे क्या होगा, ये आगे नुकसान नहीं पहुंचाए। इसके साथ में खेतों में 0.2% BHC निनहाइड्रीन BHC कॉमन केमिकल है, निनहाइड्रीन कहते हैं, मेलाथियोन आदि का छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या है, इस कीट को रोका जा सकता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी इसमें हमने गन्ने की श्वेत मक्खी के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि इस कीट का जो निम्फ है वो सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाता है और वह पत्ती का कोशिकीय रस चूस लेता है और इस कंडीशन में वो पत्ती का शीर्ष बंद हो जाता है और गन्ने में शर्करा कम होगी तो वो खाने योग्य नहीं होगा, अर्थात वो मीठा नहीं होगा। अब इस कंडीशन में क्या है, संक्रमित पौधों को तोड़कर जला दीजिए, नष्ट कर लीजिए। इस प्रकार हम इस कीट को नष्ट कर सकते हैं। तो हमारी जब जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें सेकंड जो एनिमल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।